नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। उत्तर प्रदेश में सियासी गहमी बहुत तेज हो चुकी है। गहमा गहमी और सियासी गहमा गहमी के बीच अब शायद इस बात को लेकर पूरा जोर है कि किस पार्टी के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है। जी हां, हिंदुस्तान के सियासत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश के सियासत में कोई एक पार्टी अकेले तमाम सीटों पर कामयाब हो जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। उसकी असल वजह यह है कि हिंदुस्तान के सियासत में खास तौर से अगर हम जो शुमाली हिंदुस्तान की सियासत है उसमें भी खास तौर से अगर हम बिहार या उत्तर प्रदेश की बात करें तो अक्सर यह देखा गया है कि जो वोटर है वो जात बिरादरियों में बटा होता है और कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, भले ही अपनी जुबान से कुछ भी कह ले कि जात बिरादरी नहीं बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की हो या किसी भी बात की हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां तक कि टिकट बांटने में जात पात देखा जाता है, यहां तक कि पोर्टफोलियो देने में सरकार अगर बन भी गई तो उसके बाद किसे वजारत दी जाए उस पर जात पात देखी जाती है। क्योंकि यह खास तौर से इलेक्शन से पहले जब किसी भी रियासत में या मरकज में भी अगर जब कलमदान का बंटवारा होता है तो वहां पर इसका बहुत खास ख्याल रखा जाता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो इस बारे में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वहां पर जो है वो ब्राह्मण है, यादव है, मुसलमान है, पटेल है, वहां जाट है, यानी बहुत जो दलितों की बहुत बड़ी आबादी है, पिछड़ा वर्ग है। तो इन तमाम को लेकर सियासत के पटरी पर एक साथ लेकर चलना और किस तरह का एक कॉम्बिनेशन हो कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने शायद इस बार ज्यादा होमवर्क किया है। हो सकता है कि होमवर्क किसी दूसरी पार्टियों ने भी ज्यादा किया हो, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि अखिलेश ने तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, इस लाइन को बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया है। तो अगले आधे घंटे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि अखिलेश ने सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसके साथ साथ महान दल, इसके साथ साथ आरएलडी, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, इसके साथ साथ जो है वो अपना दल, कबोराबादी, ऐसे कई और पार्टियों को अपने साथ मिलाने की एक कामयाब कोशिश की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्या यह उत्तर प्रदेश के 2022 के इंतखाब पर बहुत गहरी छाप छोड़ेगा? ऐसे ही कई सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में। तो इसीलिए आज हमने इसका अनुमान रखा है कि अखिलेश की इत्तेहादी चाल, यानी अखिलेश यादव इत्तेहाद कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों से। अखिलेश यादव इत्तेहाद को लगातार मजबूत बना रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर, क्योंकि उन्होंने पहले भी लगातार कई बार कई सवालों के जवाब में उन्होंने बारहा यह कहा है कि वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद बनाएंगे, गठबंधन करेंगे, ना कि किसी बड़ी सियासी पार्टी के साथ। इसका मतलब सीधे तौर पर लोग यह समझ रहे थे कि बड़ी सियासी पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो शायद कांग्रेस के साथ इत्तेहाद ना हो। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के मंजरनामे में देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के इस कैनवास पर बड़ी पार्टी नजर नहीं आती है। बड़ी पार्टी फिर कौन हो सकती है? बीएसपी। पिछले बार जब 2017 में इंतखाबात हुए तो बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, तो वो भी बड़ी पार्टी चुनावी सीटों के आंकड़े के मुताबिक तो नहीं हो सकती है। बेशक उसके अपने वोटर हैं, उसकी अपनी रेलेवेंसी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कई पार्टियां जो 2017 में दूसरे खेमे में थी, यानी कि एनडीए के साथ थी, ऐसी कई पार्टियां इस बार अखिलेश यादव के साथ जा रही हैं। मैंने आपको सबसे पहले जैसा बताया कि सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओपी राजभर जिस पार्टी के लीडर हैं, वो पहले ही अखिलेश यादव के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले यह बात सामने आ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है उनके साथ ओवैसी भी होंगे, उनके साथ शिवपाल यादव भी होंगे, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी होंगे और भी कई पार्टियां होंगी, वो सब मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हम 5-5 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हम देंगे, 5-5 डिप्टी सीएम हमारे साथ होंगे। लेकिन एक एक कर, जैसा कि अखिलेश यादव बार बार यह कहते रहे
कि इस बार समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ, छोटी छोटी सियासी जमातों के साथ अपना इत्तेहाद करेगी और उसी तरफ अब लगता है कि उनका ये जो मिशन है वो आगे बढ़ चला है। ऐसे में जो बीजेपी है या जो वहां का एनडीए है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए यह कितना बड़ा एक चैलेंज है। क्या बीजेपी खुद वाकई अपने आप पर इस बार भी 2017 के जैसे ही भरोसा कर रही है? क्या बीजेपी को पूरा यकीन है कि उन्हें हर हाल में 2017 जैसे ही कामयाबी यहां मिलने जा रही है? या फिर यह कि जो छोटी छोटी पार्टियां इस बार अखिलेश की तरफ जा रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही हैं, इधर एक बड़ा खेल हो जाएगा? होगा क्या? सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर दिया, इन्होंने मंच भी साझा किया, रैलियां भी कर ली। उसके बाद नंबर आता है आरएलडी का। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो लगभग फाइनल हो चुका है। दोनों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है, लेकिन अकेले सीधे आकर किसी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन इसको लेकर दोनों ने बातें की है। महान दल समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र आ ही चुका। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। साथ ही जो कृष्णा पटेल हैं अपना दल कमोरावादी की, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में यह सवाल काफी अहम हो जाता है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा अलग है? तो आइए इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान मौजूद हैं, हम बारी बारी से उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ हैं अंशु अवस्थी, तर्जुमान कांग्रेस। इसके अलावा हमारे साथ होंगे प्रोफेसर मोहिबुल हक, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और एक और हमारे साथ मेहमान है, वो है राजेश चौधरी, जो बीजेपी के तर्जुमान है, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। राजेश चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। क्या इस बार 2017 के मुकाबले 2022 का जो आने वाला चुनाव है वो क्या कुछ अलग होने जा रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ ऐसा लगता है कि जैसे चुंबक के आसपास छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश के या समाजवादी की तरफ छोटे छोटे तमाम दल इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव क्षेत्र में जाता है तो बड़ा गंभीरता पूर्वक उसके लिए हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। और 2014 से लेकर के आज तक आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, भारतीय जनता पार्टी ने सब चुनावों को बड़े सीरियस लड़ा है। चाहे वो 17 का चुनाव था, चाहे 19 का चुनाव था, चाहे 2021 का जो पंचायत का चुनाव था, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि 2017 से अच्छा माहौल आज हमारे यहाँ है। और चुंबक वाली जो बात आप कह रहे हो, अखिलेश यादव जी जिस तरह से छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये तो उनकी कमजोरी का परिचायक है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो दूसरों को साथ में जोड़ता है। यदि उनको अपनी ताकत पर भरोसा रहा होता, उनको ये होता कि मैं अपने दम पर चुनाव जीत सकता हूं, तो ये छोटे छोटे जो लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा 2019 में भी यही हुआ था। 2019 में बहन मायावती जी के पास हो गए, मायावती जी उनके पास आई, दोनों ने गठबंधन किया और हमने 50% से अधिक वोट हासिल करके दोनों को पराजित किया है। 2019 का जो चुनाव था उससे कठिन चुनाव ये नहीं होगा, उसमें भी हम सफल हुए। और 2022 में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विभिन्न विधानसभाओं से जीत करके आएंगे और योगी जी को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के तर्जुमान कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों का समाजवादी पार्टी के साथ जुटना या जुड़ना दरअसल ये समाजवादी पार्टी की कमजोरी को जाहिर करता है। राजेश जी के पूंजीपति सोच है, जो हमेशा बड़े लोगों की बात करते हैं और छोटे लोगों को नजरअंदाज करते हैं। 29 दलों के दलदल के साथ इनका गठबंधन था, तो मुझे लगता है 29 गुना कमजोर महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। तो ये तो अपना तर्क है, किसी तर्क को जस्टिफाई करना मैं ज्यादा उचित नहीं समझता हूं। आज जो उत्तर प्रदेश की जनता की समस्या है, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, आज क्या इस देश के प्रधानमंत्री जो कानून वापसी की बात कर रहे हैं, उन 700 किसानों के घर वालों से माफी मांगेंगे, उनके परिवार से माफी मांगेंगे, जिनके परिवार के लोग इस आंदोलन में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इस देश में, इस देश के इतिहास में, इस राष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने किसानों की शहादत किसी आंदोलन में हुई हो। ऐसी बहुत सी लड़ाइयां भी हुई हैं, जो उन लड़ाइयों में भी इतने जवान शहीद नहीं हुए थे जितने कि किसानों को शहीद हो गए हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो फील्ड पर जाने की स्थिति में नहीं है।
मैं अभी 5 दिन पूर्वांचल में था। पूर्वांचल में ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली होती है तो उसमें जो ग्राम सभा के सेक्रेटरी हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आप 30 आदमी एक ग्राम सभा से लेकर आओगे और उसके लिए जो बस होगी वो रोडवेज लगी होगी, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस लगी होगी और उसमें 30 आदमी भर के आपको लाना पड़ेगा। वो भर नहीं पाते हैं। फिर दूसरा ऑर्डर आता है कि जितने कर्मचारी हैं किसी गांव में उन कर्मचारियों का आना कंपलसरी है, नहीं तो उनका वेतन काट दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, हर मुद्दे पर फेल है और इस देश की जो प्रदेश की जनता समझ गई है। जिस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए, सपने दिखाए, छल कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात, इन 5 मंत्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी और इन 5 मंत्रों को इस देश और प्रदेश की जनता ने पूरी तरह समझ लिया। अब जब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं जनता के सामने, अब इनके सामने कुछ बचा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी और 2022 में इनको जगह नहीं मिलेगी कहां जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनको सिखाएगी कि वास्तव में होता क्या है। जिस तरह से आप झूठ बोले, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं, अवाम समाजवादी पार्टी को ही चुनेगी, तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों सीटें बांट रही है, क्यों छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई को बहुत मुखर होकर के जब से पार्टी का गठन हुआ आज तक लड़ती चली आई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी मजबूत होगी जब हम हर तरह के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर जाति, हर धर्म के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे। उनका प्रतिनिधित्व सरकार में होगा तो हम अच्छी डिलीवरी कर पाएंगे। ये वजह है। बाकी अगर रही बात सरकार बनाने की, समाजवादी पार्टी आज अकेले स्थिति में है जो सरकार बना सकती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि पूर्वांचल में अकेले कम से कम 120 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी 156 सीट में से। मैं 5 दिन रह के आया हूं, मैं देखा हूं जो व्यक्ति 4 बजे सुबह तक, सवेरे से लेकर के 4 बजे सुबह तक इंतजार कर रहा है, आप उसकी भावनाओं को समझिए कि राष्ट्रीय राजेश जी, क्या आपको जवाब मिल गया? समाजवादी विचारधारा में उसकी निष्ठा कितनी है जो रात को 4 बजे तक बिना खाना खाए? राजेश जी, मनोज जी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के 2 कार्यक्रम हुए कल बूथ के, हमारे जो अध्यक्ष है उनका सम्मेलन था गोरखपुर और कल कानपुर में हुआ। इनको फोटोग्राफ दिखा दो, हकीकत समझ में आ जाएगी। और मैं दोबारा एक बात और कहूंगा, ऐसा कौन सा कोई प्रूफ दिखाओ ना, कोई आदेश ऐसा दिखाइए कि हम सरकारी मशीनरी का कहीं इस्तेमाल करते हैं। ये तो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती थी, इसलिए इनको याद आ रहा है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मैं जवाब दूंगा या डॉक्टर, ऐसा ये सब झूठ फरेब की राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्मेंद्र यादव जवाब दीजिए, धर्मेंद्र यादव जवाब दीजिए, क्या प्रूफ है इसका? 25 तारीख को अमित शाह जी की जो रैली थी, अमित शाह जी की जो रैली थी जी, परिवहन विभाग की चिट्ठी लीक हुई है जिसमें 2000 बसों का पेमेंट 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी को देना है। एआरटीओ की चिट्ठी लीक हुई है। ये कैसा जवाब मांग रहे हैं? इनको पढ़ना अगर नहीं आता है तो उसका मेरा कोई जवाब नहीं है। ये चिट्ठी पब्लिक है, पूरे सोशल मीडिया पे घूम रही है कि जो 40 लाख के पेमेंट की बात, 40, अरे उत्तर प्रदेश सरकार की फर्जी चिट्ठी कौन बनाता है? आप ही बना सकते हो, आप ही दे सकते हो। लेकिन आपके डिस्टर्ब करने से, आपके बीच में बोलने से उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। इस पे बात फिर कभी करेंगे। अभी आज हमारा खास तौर से मौजूद है अखिलेश की इत्तेहादी चाल। अंशु अवस्थी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अंशु अवस्थी, अखिलेश की इत्तेहादी चाल में क्या कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि वो समेट कर वापस ले जाएगी वहां से, या कांग्रेस की भी कुछ बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर? मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक बार दोबारा पूछ दीजिए। अंशु अवस्थी, मेरा सवाल यह है कि अखिलेश की जो इत्तेहादी चाल है, जिस तरह से चुंबक की तरह वो छोटे छोटे जैसे आयरन जो है वो एक साथ आ जाते हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, उस तरह से तमाम छोटे दल ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ठीक है, गठबंधन करने का सभी को अधिकार है और वो कर सकते हैं, चुनाव लड़ने का है, लड़ सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता क्या सोच रही है इस नब्ज को भी टटोलना जरूरी है। क्योंकि जब वोट देने की बात आएगी तो लोग याद करेंगे कि 2012 में हमने जिनको हराया था आखिर वो क्या कारण थे। लोग परेशान थे भ्रष्टाचार से, अपराध से। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिया था, हमने भी दिया था, लेकिन जनता ने जनादेश बीजेपी को दिया। भाजपा ने उन सारी चीजों को बढ़ाने का काम किया जिनको लेकर प्रदेश की जनता ने बदलाव किया था। अब रही बात दूसरा कि विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा था सरकार से। जब आदित्यनाथ जी की तानाशाह सरकार 2 बजे रात को एक बेटी को बिना परिवार को उसकी लाश को दिखाए जला दे रही थी, उस समय अगर कोई खड़ा था तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी।
उम्भा में आदिवासियों की हत्या की भाजपा समर्थित गुंडों ने, उस समय अगर कोई लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी लड़ रही थी। लखीमपुर में एक महिला की साड़ी खींची गई, किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में एक बेटी को जलाया गया, उन सब पर कौन लड़ रहा था? कोरोना काल में मदद कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो लेकिन कहा जाता है कि यूपी में इत्तेहाद के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता, तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ दूसरी जमातें क्यों नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, मैं दे रहा हूं ना, आएगी ना। 2022 तक इंतजार करिए, जनता तो चुनाव में वोट देगी ना। किसी पार्टी के आ जाने से सरकार तो नहीं बन जा रही, सरकार तो प्रदेश की जनता बनाएगी। 2007 से 12 और 2012 से 17 दोनों कार्यकाल प्रदेश की जनता को बखूबी याद है कि आखिर उन्होंने क्यों बदलाव किया था। वो लोग अगर दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनके पुराने इतिहास को उठाकर देखेगी, और भारतीय जनता पार्टी का तो जो काला चिट्ठा है वो सामने है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, हमने कहा है हम 20 लाख नौकरियां देंगे। उत्तर प्रदेश में हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जो बुनकर है उनको हम अलग से मुहैया कराएंगे धन। ठीक है, आपके वादे पर कितना वोट आपको मिलता है ये भी देख लिया जाएगा। फिलहाल मैं रुख करता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मुहिबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुहिबुल हक साहब, दो चीजें हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। 2017 के मुकाबले 2022 का ये मंजरनामा आप कितना अलग देख पा रहे हैं, और क्यों समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ इकट्ठा करेंगे लोगों को, अब वो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए विशाल आदम साहब, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो योगी हुकूमत है उसके खिलाफ पब्लिक में एंगर है, न सिर्फ योगी हुकूमत बल्कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ। और पब्लिक एंगर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके और गांव हैं जहां पे बाकायदा बीजेपी के लोगों को आने के लिए मना किया गया, बोर्ड्स लगाए। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो हालत है इसमें एक एंटी इनकम्बेंसी है, यानी योगी हुकूमत से जो लोग नाराज हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की तलाश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी ने अपने आप को स्ट्रीट पॉलिटिक्स में तो प्रूव किया, लेकिन उनके कैडर्स, जो कांग्रेस के कैडर्स हैं, वो फील्ड में उस तरह से नजर नहीं आते जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कैडर्स नजर आते हैं। ऐसी हालत में यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग जो अपोजिशन के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में किसी को देखते हैं तो वो समाजवादी पार्टी को देखते हैं। और एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन अगर आपके सामने है, जो सोशल बेस होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, यादव कम्युनिटी जो है अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट ओबीसी कम्युनिटी, उसके पास अगर वोटिंग बिहेवियर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जिसको वोट किया उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को किया है। अब ये जो छोटी छोटी ओबीसी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ये आप देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, न सिर्फ यूपी की पॉलिटिक्स में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। ये एक ओबीसी कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये ओबीसी कंसोलिडेशन जब भी हुआ है तो आप देखेंगे सेंटर में चाहे कांग्रेस या बीजेपी के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अखिलेश यादव की जो कयादत में इस तरह से छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का आना, और खास करके आप देखिए उत्तर ईस्टर्न यूपी में राजभर की वजह से एक गेम चेंजर होगा, और वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखें तो जो आरएलडी के साथ अलायंस हुआ है ये भी एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होगा आने वाले दिनों में। तो क्या इसे एक चौधरी चरण सिंह के जमाने का एक टर्मिनोलॉजी थी जो सोशल इंजीनियरिंग की, अजगर और मजगर, यानी वेस्टर्न यूपी में किस तरह से मजगर काम कर जाता था और दूसरे इलाकों में अजगर काम कर जाता था, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग इसे समझ पा रहे होंगे। तो क्या ये मतलब जिसपे था कि जाट भी है और इस पे गुर्जर भी है और राजपूत भी है और उधर अहीर भी है, इधर मुसलमान भी है, क्या आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है? देखिए वसार आदम साहब, आपने इशारा बिल्कुल सही किया। देखिए बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो एक पॉलिटिक्स ऑफ एंजाइटी कहलाती है, यानी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना और बताना कि इनसे आपको खतरा है। यानी 81-82% उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको एक खास कम्युनिटी से खतरा है। जब तक आप उनको यानी दुश्मन के तौर पे और एक उनका खौफ पैदा नहीं करेंगे तब तक बीजेपी की सियासत कभी कामयाब नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है इस तरह की पॉलिटिक्स की बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, डिलीवर करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट जो रही है डेवलपमेंट के प्लान पे अगर आप देखेंगे इससे पहले वो एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट रही है। ये अलग बात है कि एक बहुत ही कॉम्युनल पैशन में लोग बह गए और अल्टीमेटली जो भी आपके सामने रिजल्ट आया। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये कंसोलिडेशन अपने आप में बहुत ही अहम है। देखिए किसानों का मामला आप अलग नहीं कर सकते, इस तरह के स्टेटमेंट के अब्बा जान वाले सारे राशन खा जाते हैं,
और ये सब कंसोलिडेट कर रहे हैं एक एंटी बीजेपी फोर्सेज जो है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो एट्रोसिटीज हो रही हैं यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट के खिलाफ, वो सब लोगों में एक एंगर। मैं इस पे थोड़ा रिएक्शन लेना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा यहां पर मोबिल साहब। राजेश चौधरी जी, क्या आप मानेंगे इस बात को कि यूपी में किसी तरह का कोई एंटी इनकम्बेंसी का सामना आपकी मौजूदा सरकार को करना पड़ेगा? ऐसे हालात बन रहे हैं। की बात सुनना था, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे होंगे, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। उन्होंने पूर्वांचल और पश्चिम की बात की, उन्होंने जो अजगर और मजगर की बात की, अजगर और मजगर की बात करने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि सचिन चौधरी और गौरव जाट की हत्याओं को भूला नहीं है यह समाज। आज भी याद है किस तरह से उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया था, कुचल दिया गया था, वो भूले नहीं आज भी कोसी के दंगे को। कितने दंगे अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए थे, किस तरह से माता बहनें असुरक्षित थी, उनको उठा करके ले जाते थे। और बात खतरे की बात कर रहे हैं, 81% और 19% की बात कर रहे थे मेरे मित्र। इस्लामिक आतंकवाद से आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, दुनिया को खतरा है। ठीक है, इसमें कोई मेरा एक सवाल, उसका भी जवाब प्लीज जरूर दे दीजिएगा। क्या किसी तरह का एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है कि सरकार को इस वक्त है? पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, वहां तो बात कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, यही पे आ जाए करने का काम इस्लाम करता है। आप लोग ठीक है, अंशु अवस्थी इशारा करना चाह रहे हैं। अंशु अवस्थी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को फायदा दिला सकती है? जी पूछिए अंशु जी बताइए। जी, सवाल यही था मेरा, आपको शायद आवाज देर से मिल पा रही है, कि जो ये कहा कि कही गई बात कि एंटी इनकम्बेंसी है, क्या आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, उन सभी पर विफल साबित हुई है। अगर आप आंकड़ोंवार उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है। सरकार ने सदन के अंदर माना कि 19 में जो बेरोजगारी 38 लाख थी, वो बढ़कर 48 लाख हो गई। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान जब पूछते हैं कि सरकार ने नौकरियां कहां दी, तो सरकार उसका सूचना के अधिकार के माध्यम से जवाब नहीं देती। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया वो किसी से छिपा नहीं है। हर बार सरकार जो है वो अपराधियों को बचाती हुई नजर आती है। तो पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है। जो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले भी एक साथ कई पार्टियां आई हैं, लेकिन बीजेपी ने वहां पर कामयाबी दर्ज की है। में बहुत फर्क है। अगर आप देखिए कि पिछली भारतीय जनता पार्टी उस समय जब आई थी, तो छल कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात, इस बारे में लोग जानते नहीं थे। इस बार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आप मुझे बता दीजिए, कौन सा मजदूर ऐसा जो सरसों का तेल नहीं खरीदता? गरीब कौन सा जो सरसों का तेल नहीं खरीदता? दलित कौन है जो सरसों का तेल नहीं खरीदता? आप मुझे बता दीजिए, जो सरसों का तेल 265 रुपए लीटर में खरीदेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को उठा के देखेंगे आप, तो पेज नंबर 11 पे इन्होंने लिखा था कि हम सरसों के तेल को एमएसपी में लाएंगे और सरसों का तेल सस्ता हो जाएगा। सरसों का तेल तो 5 गुना महंगा कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल के ये हालात है। किसानों के साथ क्या किया पूरा प्रदेश ने देखा। अगर इन्होंने किसी को डिलीवर नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा, मतलब मोटा मोटा आप ये कह लीजिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। चलिए, किसी को नहीं छोड़ा। किसी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, किसी को लगता है कि हम अगर एक साथ बहुत सारे जमात आ जाएंगे तो जीत जाएंगे, किसी को लगता है कि हमने काम ऐसा किया है कि अवाम हमें फिर से इक़्तिदार सौंपेगी। क्या होगा ये तो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का न्यूज़ 18 उर्दू में इस खास मौजू पर वक्त देने के लिए। आदाब।